कंटिन्यू कर सर पाएंगे? कर लिया है। सर कर लिया है। ठीक है, बहुत यस अच्छा। कर लिया। ठीक है, तो फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का। हम आप लोगों को म्यूट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देखो बच्चों, डिस्पर्शन बेसिकली क्या है? अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी कोई डेटा हमारे पास आ जाता है वो एक बड़ा डेटा होता है, और उस डेटा से कोई एक रिजल्ट निकालने के लिए हम हमेशा उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को ढूंढते हैं, है ना। आपको अगर एक बहुत बड़ा, जैसे आप कोई एजेंसी रन कर, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक एजेंसी रन करती है और उस एजेंसी से कहती है कि भाई आप फलानी चीज का हमको डेटा निकाल के लाइए, कितने लोगों को पोलियो की दवाई मिल गई, कितनों को नहीं मिली, या जो भी कोई एक डेटा, या कितने लोगों के अंदर फलाना जो डिजीज है वो मौजूद है या खत्म हो गई है, या कितने लोग ये कितने लोग एक पर्टिकुलर मेडिसिन लेते हैं या पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं लेते हैं, ये सारी चीजें आप लोग जो है इसको पता लगाइए, ठीक है। तो ये करने के लिए जो एजेंसी होती है वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है। अब जब हम ये जो डेटा जिसको कलेक्ट करके लाती है एजेंसी, अगर वो सरकार को डायरेक्टली पूरा का पूरा डेटा दे दे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तो जरूरत क्या होती है कि वो एक रिजल्ट दे। हम एक रिजल्ट की तलाश में हैं कि अल्टीमेटली जितना भी हमारे पास मैटर आया उस मैटर का एक आंसर क्या है। अब हम लोगों को ये आंसर मिल जाता है, लेकिन फिर इस बात के ऊपर हमको शक हो सकता है कि जो आंसर हमें मिला क्या वो सही डेटा पे बेस्ड था या सही डेटा पे बेस्ड नहीं था। एक एग्जांपल लीजिए आप। सपोज करिए दो लोगों से हमने कहा कि जाइए और जाकर कोई एक पर्टिकुलर डेटा निकाल के लाइए। पहला जो व्यक्ति है वो गया और वो डेटा निकाल के लाया। मेरे पास 5 डेटा थे, 10 10 10 10 10 उसके डेटा थे। उसने मुझे डेटा नहीं बताया, उसने बताया सर मीन इसका आया है 10। मैंने कहा ओके। दूसरा लड़का गया और उसने डेटा कलेक्ट किया। वो डेटा था उसका मान लीजिए 40 और उसके सिवा 4 3 2 1, सपोज करिए ये डेटा था। 41 रीडिंग थी 40 और बाकी रीडिंग थी 4 3 2 और 1। अब अगर आप दोनों का एवरेज निकालिए तो पहले वाले में अगर 10 10 10 10 है तो 50 आ जाएगा, मीन उसका भी होगा 10। यहां पर आप 46 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अगर करेंगे तो इसका भी मीन जो है वो 10 आएगा। दोनों बच्चों ने मुझे बताया कि सर मीन 10 है। अब अगर हम इस 10 के ऊपर अपना जो कोई आगे हमें काम करना है वो करना शुरू कर दें तो पहले लड़के के केस में तो मेरी जो आगे के रिजल्ट हैं वो सही होंगे, लेकिन दूसरे लड़के के केस में जो आगे के रिजल्ट मेरे होंगे वो गलत आने शुरू हो जाएंगे। गलत क्यों आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं था। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम दोनों बच्चों से कहेंगे अपना अपना डेटा मुझे लाके दिखाओ, पहले तुमने कैसे कैलकुलेट किया। तो पहला बच्चा दिखाएगा कि सर सारी वैल्यू 10 10 थी, इस वजह से मैंने मीन कैलकुलेट किया। और दूसरा दिखाएगा कि सर वैल्यूज ये थी, यानी कि मैसिव फ्लक्चुएशन मुझे उसकी वैल्यू में मिलेगा। तो हम कहेंगे बेटा तुम्हारा डेटा इनकंसिस्टेंट है। एक अगर वैल्यू तुम्हारी 40 आ रही है तो दूसरी वैल्यू तुम्हारी 4 3 2 और 1 नहीं आनी चाहिए। इसके मिडिल में भी तमाम वैल्यूज होंगी जो तुमने कैलकुलेट नहीं करी है। ऐसे डेटा को हम फिर डिस्क्रेडिट कर सकते हैं या ऐसे डेटा को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा को रिजेक्ट करने के लिए या डेटा को सिलेक्ट करने के लिए या ये जानने के लिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस प्रकार के डेटा की कंसिस्टेंसी पे बना हुआ है, यानी डेटा की कंसिस्टेंसी को जानने के लिए हम उसका डिस्पर्शन देखते हैं। डिस्पर्शन मतलब होता है मीन वैल्यू के अराउंड डेटा कितनी कितनी दूर तक फैला हुआ है। अगर आपकी मीन वैल्यू 10 है और आपके सारे डेटा 10 पे हैं, इसका मतलब कोई डिस्पर्शन नहीं है, डेटा एकदम मीन पर लगा हुआ है। अगर इसके बजाय
उस बच्चे का रिजल्ट ये भी होता 9, 8, 7, 11, 12 इस प्रकार का भी होता, और एवरेज उसका 10 आ रहा होता, तो भी हम मानते कि ये डेटा बिल्कुल उसके नजदीक नजदीक लाई कर रहा है, और बिल्कुल उसके नजदीक लाई करने की वजह से डिस्पर्शन बहुत कम है। ठीक, लेकिन अगर मीन 10 है और डेटा का एक वैल्यू आपकी 40 है, इसका मतलब कि उसके बीच में जो स्प्रेड है, जो डेटा का जो डिफरेंस है मीन से, वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में ये डेटा इनकंसिस्टेंट मान लिया जाता है। तो फिर हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं, और वो है डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो आपका टॉपिक है। ये कहता है डिस्पर्शन इज द स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स्ड और spread. Statistical dispersion means extent to which a numerical data is likely to vary about an average value. यानी एक एवरेज वैल्यू के अराउंड कितनी दूर तक डेटा वेरी कर सकता है, इस बात को जानने का तरीका डिस्पर्शन है। इन अदर वर्ड्स, डिस्पर्शन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। कितना डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी कितनी दूर तक फैला हुआ है, वो जानने में हमारी मदद कर रहा है। कौन कौन से मेजर्स हैं जो आपके कोर्स में हैं? आपके कोर्स में जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं वो हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो आपके कोर्स में हैं वो हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। ये सारे के सारे एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहलाते हैं। वैसे रिलेटिव मेजर्स ऑफ भी होते हैं डिस्पर्शन, जहां पर हम दो सीरीज की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, उन्हें कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सब भी होता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज ही पढ़नी है। तो पहली आ जाते हैं हम रेंज। इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट। यानी अगर वो बच्चा हमको ये बताता कि सर मेरा डेटा 1 से लेके 40 तक फैला हुआ है, तो हम उस वक्त भी समझ सकते थे कि इसका डेटा गलत है, क्योंकि मीन 10 आ रहा है और इसका डेटा 1 से 40 तक फैला हुआ है, इसका मतलब इसका डेटा सही नहीं है। तो रेंज भी हमें कुछ हद तक ये बात बता सकती है कि डेटा का स्प्रेड कितना है। तो सबसे कम वैल्यू, जैसे ये डेटा दिया है 1, 3, 5, 6, 7, तो रेंज हो जाएगी आपकी 1 से लेके 7 तक की, या फिर 6 वैल्यूज की रेंज हमें देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद आ जाता है क्वार्टाइल या क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल जैसे वर्ड आता है क्वार्टर, तो क्वार्टाइल क्वार्टर वर्ड से डिराइव्ड है। इसका मतलब है कि पूरे डेटा सेट की वैल्यूज को हम 4 इक्वल भागों में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो वो कहलाते हैं 4 क्वार्टाइल। देखिए 3 चीजें होती हैं, आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ क्वार्टाइल है, लेकिन 3 चीजें होती हैं, आपने सुना होगा सबका नाम। एक होती है क्वार्टाइल, मतलब डेटा के टोटल सेट को 4 इक्वल भागों में हम डिवाइड कर लें, लेकिन इसमें डेटा हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगा लेते हैं, तो फिर 4 इक्वल भागों में हम डिवाइड कर लें डेटा को। दूसरा होता है डेसाइल। डेसाइल का मतलब होता है 10-10। डेसाइल का मतलब डेका से आ रहा है, डेका मतलब 10, तो 10-10-10-10 के वैल्यूज में हम डिवाइड कर लें, 10-10 के टुकड़ों में। और तीसरा होता है परसेंटाइल, यानी हम 100-100 के टुकड़ों में डिवाइड कर लें। तो परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल, आप लोगों ने ये नाम सुन रखे होंगे, लेकिन यहां आपको सिर्फ क्वार्टाइल करना है। तो क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन में क्वार्टाइल क्या है? Quartile is the value, are the values which divide the list of data या list of numbers into 4 quarters. ठीक, फिर आ जाता है मीन और मीन डेविएशन। मीन आप लोगों को सबको पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और मीन का जो डेविएशन होता है वो कहलाता है मीन डेविएशन। यानी कि अगर हर इंडिविजुअल वैल्यू मीन से कितनी डिफरेंट है जैसे अगर वैल्यू आपकी है 11, 8, 9, 12, 6 और आपका मीन जो है वो मान लीजिए 9 आ रहा है, तो 10 पहली वैल्यू थी 10 मान लीजिए, तो 10 9 से कितना डिफरेंट है, 11 9 से कितना डिफरेंट है, 8 9 से कितना डिफरेंट है, 6 9 से कितना डिफरेंट है। ये जो वैल्यूज होंगी, यानी हर वैल्यू मीन से कितनी डिफरेंट है, अगर हम उसको जोड़कर एवरेज कर लें तो वो हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा।
जैसे ये देखिए आप फॉर्मूला दिया हुआ है समेशन एफ डी, डी का मतलब होता है डिविएशन, और फ्रीक्वेंसी अगर हम क्लास इंटरवल के टर्म्स में से ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन एन, यानी कि यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ये एक वैल्यू है माइनस ये मीन है, हर वैल्यू मीन अगर हम इसका समेशन कर लें और अपॉन एन कर दें, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमें मीन डेविएशन मिलेगा। हम इन सबको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल ना होइए। इसके बाद आ जाता है वेरिएंस। वेरिएंस में यही जो वैल्यू आ रही है आपकी एफ डी, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, डी का स्क्वायर कर लेते हैं, या हर जो फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन आ रहा है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, और ये स्क्वायर से फिर हम समेशन करके एवरेज निकालते हैं, तो वो वेरिएंस कहलाता है। हम ऐसा क्यों करते हैं ये हमें आगे जाके हम आपको बताएंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन में यही जो हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी स्क्वायर को फिर अंडर रूट अगर हम कर दें तो ये देखिए अंडर रूट, ये आपकी वैल्यू आ जाती है वेरिएंस की। वेरिएंस को अगर आप अंडर रूट कर देते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं ये हम आगे आप लोग को एक एक करके बताते चलेंगे, जैसे जैसे हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में ये आ जाना चाहिए था कि डिस्पर्शन बेसिकली क्या चीज होती है। डिस्पर्शन बेसिकली एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड, सेंट्रल वैल्यू आपकी मीन भी हो सकती है, मीडियन भी या मोड भी, उसके अराउंड डेटा कितना फैला हुआ है वो कहलाता है आपका एक डिस्पर्शन। और इस डिस्पर्शन से ये पता चलता है कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है। जितना अधिक डिस्पर्शन है डेटा उतना इनकंसिस्टेंट है, जितना कम डेविएशन है या जितना कम डिस्पर्शन है डेटा उतना अधिक रिलायबल है, और वो डेटा हमको यूज करना चाहिए। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने पहले पार्ट पे, वो है रेंज। Range is the simplest possible measure of dispersion. It is the difference between the extreme values of the series and denotes the size of the spread. Okay? इसका मतलब हुआ कि रेंज जो है वो सबसे सिंपल मेथड है डिस्पर्शन को जानने का, और एक्सट्रीम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें बताता है कि रेंज क्या है, और ये भी बताता है कि स्प्रेड का साइज क्या है, कितनी दूर तक वैल्यूज फैली हुई है। तो ये रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है उससे आप स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल मेथड है। अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू है 1, 4, 7, 8, 40, 50, तो जो आप 1 आपका सबसे छोटा वैल्यू हो गई, 50 आपकी सबसे अधिक वैल्यू हो गई उसमें, तो आप 50 में से 1 घटा देंगे, यानी 49 वैल्यूज के ऊपर आपका पूरा का पूरा डेटा बेस्ड है। 49 वैल्यूज के ऊपर आपका पूरा पूरा डेटा बेस्ड है, और ये आपका रेंज हो जाता है। ठीक है, अब रेंज है तो बहुत ही सिंपल, आप लोग रेंज का बहुत पहले से इस्तेमाल करते चले आए हैं, और रेंज निकालना कोई कठिन नहीं है। लेकिन डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज को ही लेता है। ठीक, हमें यहाँ पे ये तो पता चल जाएगा कि स्प्रेड कितना बड़ा है, लेकिन बीच में डेटा का कितना वेरिएशन है ये नहीं पता चलेगा। जैसे अगर उस बच्चे ने निकाला था कि एक वैल्यू 1 आ रही थी और दूसरी वैल्यू 40 आ रही थी, तो इस प्रकार में बीच में कितना वेरिएशन हमको मिल रहा है वो हमको पता नहीं चलता है। एक सेकेंड हम आप ठीक है, तो हमें बीच के फ्लक्चुएशंस की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए 1 से लेके 40 तक वैल्यूज फैली हुई हैं, लेकिन हर लेवल की वैल्यू है, 1 भी है, 4 भी है, 15 भी है, 25 भी है, 22 भी है, 33 भी है, इस तरह से हर वैल्यू फैली हुई है, तो ये डेटा का स्प्रेड फिर भी हमें ठीक मिलेगा, क्योंकि एक हमें वेरिएशन प्रॉपर मिल रहा है। लेकिन
अगर हमको एक वैल्यू 1 मिलती, दूसरी वैल्यू 40 मिलती और बीच की वैल्यूज हैं ही नहीं या बहुत कम वैल्यूज हैं, तो ऐसे में हमें ये पता नहीं चल पाएगा रेंज के द्वारा कि बीच में कितना फ्लक्चुएशन, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज को तो कंसिडर कर रहा है लेकिन मिडिल वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहा है। इसलिए रेंज एक अच्छा डिस्पर्शन का मीन्स नहीं माना जाता, एक बहुत क्रूड मीन माना जाता है और बेसिक जल्दीबाजी में देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जनरली हम इसे यूज नहीं करते। दूसरा आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। जैसे हमने आपको बताया, क्वार्टाइल रेंज इंक्लूड्स मिडिल 50%। अब हमने कहा रेंज में नुकसान क्या था, रेंज में नुकसान ये था कि मिडिल की वैल्यू नहीं ले रहा है, तो हमने एक नया वैल्यू उठाई, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल क्या कर रहा है, बीच के 50% वैल्यूज को ले रहा है, ये एक्सट्रीम नहीं देख रहा है, ये सिर्फ बीच के 50% वैल्यूज को ले रहा है। ठीक है, बीच के 50% वैल्यूज को लेने के लिए क्या करता है, इफ वी अरेंज ऑल द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल वैल्यूज का टोटल नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज का टोटल, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन 4 पार्ट्स। ठीक, तो ये जो 4 पार्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 4। इसको हम Q1, Q2, Q3 और Q4 भी कह सकते हैं। और इसकी जो क्वार्टाइल रेंज तब हो जाएगी वो होगी Q3 माइनस Q1। अब हम Q3 और Q1 क्यों ले रहे हैं, आपको ये लगेगा कि भाई अगर हम मिडिल 50% ले रहे हैं तो हमें Q2 और Q3 लेना चाहिए, है ना। आप लोग ये सोचेंगे कि Q1 और Q3 हम क्यों ले रहे हैं, Q2 और Q3 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं उस प्रकार से Q1, Q2, Q3, Q4 नहीं है। क्या है आगे अभी आप लोग देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही लिया गया। दिस इज नोन एज द क्वार्टाइल रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी, इसके लिए कई नाम है। अगर क्वार्टाइल वर्ड आ रहा है कहीं आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में तो आप ये जान लीजिए कि वो यही पूछा जा रहा है। इसको क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। नाउ Q1 denotes 25% of the data, Q2 denotes 50% of the data and Q3 denotes 75% of the data. Q4 100% डेटा को इंक्लूड करता है, लेकिन हम 100% डेटा को यहां पर नहीं ले रहे हैं, तो हमें मतलब बेसिकली Q1 और Q3 से है, Q2 से भी हमें मतलब नहीं है। अब आप देखिए Q1 एक्चुअली है क्या। Q1 के लिए आप जो वैल्यूज होती हैं टोटल, उनमें n जोड़कर 1/4 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और Q3 निकालने के लिए आप जो वैल्यूज होती हैं, n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, उसमें 1 जोड़ के आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने 1/4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 25% है, तो 1/4 अगर आप 25% मतलब 25/100 करिए तो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और ये है क्वार्टाइल 3 है 75%, 75 अपॉन 100 हो गया, यानी 75 अपॉन 100 अगर आप काट लीजिए तो खुद ब खुद आपका आ जाएगा 3/4 इंटू n+1। तो क्वार्टाइल रेंज इस तरह से करके आपको Q1 और Q3 निकलेगी और क्वार्टाइल डेविएशन इसी रेंज का मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, अब आप देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन ये आ जाएगा, है ना। क्वार्टाइल डेविएशन इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्वार्टाइल रेंज, उसका फॉर्मूला भी अगर लिखा जाए तो ऐसे। अब हम एक डेटा को कंसीडर करते हैं। डेटा का कंसीडरेशन जब हम करेंगे तो इस तरह से आएगा। मान लीजिए डेटा है 1, 9, 3, 6, 4, 7, 4, 10, 5 और 7। ठीक, आप अगर गिनिए कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 10 टोटल वैल्यूज हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब हम इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, जैसे मीडियन निकालने में आप लगाते हैं वैसे ही आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा लेंगे। तो जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया तो ये हो गया 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 9 और 10। अब हम Q1 निकालेंगे, तो जब आप Q1 निकालेंगे तो 1/4 इंटू n+1, तो 1/4 यानी 1/4 इंटू 10+1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 इंटू, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 11 हो गया। और जब आप इसको काट लेंगे तो आएगा 2.75।
2.75 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। 2.7 नंबर पे कोई वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नेक्स्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 2.75 का नेक्स्ट होल नंबर होगा 3। तो थर्ड वैल्यू जो है Q1 विल बी थर्ड आइटम। तो तीसरा आइटम क्या है, ये हमने 4 निकाल लिया, तो ये है 4। ठीक, अब हम Q3 निकालेंगे। Q3 हो गया 3/4 इंटू n प्लस 1। तो 3/4 इंटू 10 प्लस 1 यानी वैल्यू हो गई 3/4 इंटू 11। जब हम इसे निकालेंगे तो 8.25 आ जाएगी वैल्यू। फिर 8.25 डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं होल नंबर में, तो आपको ये पता होना चाहिए राउंड ऑफ करने का, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को नियम पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। अगर ये वाला जो वैल्यू है जहां से आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे आप होल नंबर पे कर रहे हैं तो इसका पॉइंट के जस्ट बाद से आप सब हटाना चाहते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू यदि 5 तक है तो ये नंबर वही रहता है, और अगर ये 5 के ऊपर वैल्यू होती है तो ये नंबर अगले नंबर पे चला जाता है। यानी अगर ये 8.6 होता तो ये 9 हो जाता, 8.5 तक ये नंबर सेम रहता है। तो यहां पर आपका आ जाएगा Q जो नंबर होगा वो 8 आ जाएगा, यानी Q3 8वां आइटम हो जाएगा। तो Q3 इज द 8th आइटम। 8th आइटम हम इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, 8वां आइटम है 7, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7। नाउ Q1 आपको पता चल गया इज 4 और Q3 भी आपको पता चल गया 7। सो द क्वार्टाइल रेंज हो गई Q3 से लेकर माइनस Q1, यानी 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अगर आप सिर्फ रेंज के हिसाब से देखिए तो 4 से लेके 7 तक की रेंज आपने उठाई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डेटा आपने उठाए हैं, और ये लगभग 50% है। वैसे तो 50% होते अगर आप 5 डेटा उठाते, लेकिन हम 5 डेटा यहां पर नहीं उठा पाएंगे। रीजन ये है कि ये एक इवन नंबर की सीरीज है। अगर आपने ये एक ऑड नंबर की सीरीज ली होती तो यहां पर आपको एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर मिल जाता। यहां पर देखिए ये बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट मीडियन होता है। तो मीडियन से इधर आधा डेटा होता है, मीडियन से कम, और मीडियन से अधिक आधा डेटा होता है। तो यहां पर अगर हम मीडियन की बात कर लेते हैं, अब ये 2 मीडियन होगा, यहां पर इस सेंटर पे मीडियन है, तो यहां से आप देखिए इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट और इधर वाले से ये 5 का मिड पॉइंट दोनों हमने उठाया। तो एक तरह से हम देखें तो ये मिडिल में हमको 5 वैल्यूज का एक वो दे रहा है, सेंटर में 5 वैल्यूज का 50% वैल्यूज का आपको एक क्वार्टाइल दे रहा है, 2 क्वार्टाइल्स दे रहा है, जहां पर हम उसको देख पा रहे हैं। तो क्वार्टाइल ये हो गया, क्वार्टाइल रेंज आपको पता चल गई 3, और क्वार्टाइल डेविएशन फिर इसी को आप कर लीजिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी 3/2, यानी 1.5 की आपको क्वार्टाइल डेविएशन मिल गई। यानी ऑन एन एवरेज हर नंबर दूसरे नंबर से लगभग 1.5 अधिक होगा, लगभग 1.5 का डिफरेंस हमें मिलता है। तो अब हमारा डेटा किस तरह से चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमको मिल रही है वो वैल्यू 1.5 के अंदर हो, तब तो हम इस डेटा को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई वैल्यू 1.5 बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही, ऐसे डेटा को हम कंसीडर नहीं करना चाहिए, तो ऐसे केस में फिर हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं ऐसे डेटा को। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हमने क्लास में कहा कि भाई कोई बच्चा जाके इस लड़की के नंबर पता करके आओ, तो मुझे 5 बच्चों ने बताया सर इसके नंबर 10 हैं, 2 बच्चों ने बताया सर 9 हैं, और कुछ ने बताया कि 8 हैं। तो हम समझेंगे 8 से 10 के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं, लगभग ऐसे नंबर हो। लेकिन अगर कोई बताए 0 नंबर है, कोई बताए 10 नंबर है, तो मुझे सोच में पड़ जाएंगे कि ये डेटा सही है या गलत है। ठीक, ऐसे में हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किस चीज का डेटा ले रहे हैं, उस पर बेस करके हम इस डेटा को कंसीडर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्शन दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो क्वार्टाइल रेंज बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए क्वार्टाइल रेंज में वैसे तो क्लास इंटरवल वाला भी क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेशन होता है, वो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे मीडियन कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा आपके कोर्स में आएगा नहीं, और रेयर आज तक कभी ये चीज पूछी नहीं गई, तो हम लोग इसको अभी नहीं उठा रहे हैं।
अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको आप लोगों को बता देंगे आगे, लेकिन फिर फिलहाल है वो भी बहुत आसान। जैसे मीडियन कैलकुलेट होता है, आप दोनों लेवल पर Q1 और Q3 के लिए मीडियंस कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिकली, और उसके बाद आप आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम सिंपल सिर्फ एक डिस्क्रीट सीरीज पर मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। The main demerit of quartile deviation is that it is not based on all the observations. फिर देखिए, अंत के ऑब्जर्वेशंस जो एक्सट्रीम पर हैं उनको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यानी 50% से थोड़े अधिक या थोड़े कम वैल्यूज पर ही ये बेस्ड होता है। ठीक है, इस वजह से ये बिल्कुल उसी तरह का डीमेरिट है जैसे पोजिशनल एवरेज मीडियन का जो डीमेरिट है, वही सेम टू सेम डीमेरिट आपको यहाँ पर मिलता है। मेरिट बहुत सारी है, मेरिट तो बहुत है, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, सीधे सीधे आप समझ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। कैलकुलेशन इसका सिंपल है, डिस्क्रीट वैल्यू मिल जाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन पे भी आगे लग जाता है। लेकिन इसका डीमेरिट सबसे बड़ा ये है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए हो सकता है ये उतना रिप्रेजेंटेटिव ना हो। ठीक, और अब हम आज अपने तीसरे पार्ट पर आएंगे, जिस पर हम इसके बाद हम रोकेंगे। दिस इज मीन डेविएशन। अब मीन आप लोग सब पढ़ ही चुके हैं। मीन क्या होता है? बेसिक अरिथमेटिक एवरेज जो है वो मीन कहलाता है। तो यानी आपने सारी वैल्यूज ले ली, टोटल जोड़ दिया, एवरेज निकाल लिया, तो वो हो गया आपका मीन। अब हर वैल्यू इससे कितनी अलग है, इस सेंट्रल वैल्यू से कितनी अलग है, वो हो जाएगा उसका डेविएशन। सारे के सारे डेविएशंस को अगर हम जोड़ लें और उनका एवरेज निकाल लें तो वो कहलाएगा मीन डेविएशन। ठीक, अब आप देखिए, मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज is the arithmetic average of the deviations of various items from the central tendency, usually mean। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी मीन की जगह मीडियन और मोड भी हो सकती है, थ्योरेटिकली हो सकती है, लेकिन जब आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि ये जो है मीन डेविएशन मीन पर कैलकुलेट किया जाता है। तो मीन डेविएशन क्या है? इट इज द अरिथमेटिक एवरेज, यानी एवरेज हो गया हर आइटम का डेविएशन उसके मीन से। नाउ सम ऑफ द डेविएशंस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ वैल्यूज जो है वो मीन से कम होंगी, कुछ वैल्यूज मीन से अधिक होंगी। तो सम ऑफ द डेविएशंस विल बी पॉजिटिव, यानी अगर मान लीजिए कि 10, 9, 8, 7 इस तरह से, और मीन मान लीजिए आपका 6 आ रहा है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर आप 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, वो एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक, तो इस तरह से सम ऑफ द डेविएशंस विल बी पॉजिटिव एंड सम ऑफ द डेविएशंस विल बी नेगेटिव। तो जितने पॉजिटिव डेविएशन होंगे, जब आप असली में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा जितना पॉजिटिव डेविएशन है उतना एग्जैक्टली नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक, तो फिर अलजेब्रिक सम जब आप निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आ जाएगा। तो फिर मीन डेविएशन का मतलब क्या है अगर आंसर 0 आना है तो? इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम डेविएशन निकालते हैं तो हम उसका साइन कंसिडर ही नहीं करते, चाहे पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो या नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, हमसे कोई मतलब, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे? सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में सोचेंगे। Therefore, we take only the absolute value of the deviation without their sign for the purpose of calculation of the mean deviation। तो देखिए मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला है। मीन डेविएशन इज, इसका सिंबल होता है डेल्टा, स्मॉल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा क्या होता है? ट्राइंगल, और स्मॉल डेल्टा होता है ये एक डी टाइप का सिंबल होता है ये। इसकी जो फॉर्मूला है वो है समेशन डी अपॉन एन। समेशन डी, डी क्या हुआ? D is a deviation of a value from the mean, यानी हर वैल्यू का अगर हम अलग अलग डेविएशन लेते जाएं और उसको सम कर लें तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम देखिए एक छोटा सा डेटा कंसीडर करें। कंसीडर द डेटा। डेटा है 2, 3, 4, 5, 7 और 9। कितने डेटा हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल n = 6 हो गया। मीन अब हम इसका निकालेंगे, हम इस सारे डेटा को जोड़ लेंगे। जब आप इस सारे डेटा को जोड़ेंगे तो देखेंगे आंसर आएगा 30, 30। 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि n है, तो मीन निकल आएगा। तो मीन क्या होता है?
जो आपका समेशन x अपॉन n होता है, तो समेशन x ये हो गया 30 अपॉन n 6, ये आ गया 5। अब हम हर लेवल पर डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकलेगा? x यानी हर वैल्यू माइनस मीन, है ना, मीन उससे माइनस कर लेंगे। तो डेविएशंस क्या क्या हो गए? 2 माइनस 5, पहली वैल्यू क्या थी 2, 2 में से 5 घटाया, अगली वैल्यू 3 में से 5 घटाया, 4 में से 5 घटाया, 5 में से 5 घटाया, 7 में से 5 घटाया और 9 में से 5 घटाया। अब देखिए आप क्या आया? -3, -2, -1, 0, 2 और 4। अगर आप असल में जोड़ के देखिए, अलजेब्रिक सम करके देखिए, तो माइनस वाले 3 आइटम हैं, 3, 2 और 1, तीनों को आपस में जोड़ लीजिए, हो गया -6, और इधर वाले पॉजिटिव वालों को जोड़ लीजिए +6, -6 + 6 आंसर आ जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे? हम इस साइन को छोड़ देंगे, साइन से हमें मतलब नहीं। अब हम क्या उतारेंगे? सिर्फ इसकी ये वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 3, 2, 1, 0, 2 और 4। अब इन वैल्यूज को जब हम उतारेंगे तो इनका सम हो जाएगा 12। तो हमें क्या करना है? समेशन करना है, वो हमने कर लिया। समेशन डी हो गया 12। हम इसको मीन डेविएशन के फॉर्मूले पे रखेंगे, यानी 12 अपॉन एन क्या हुआ? 6। टोटल 6 वैल्यू थी तो एन 6 हो गया। 12 अपॉन 6 काटेंगे तो आ जाएगा 2। तो मीन डेविएशन हो गया 2। ठीक, तो ये इसका निकालने का तरीका है। मीन डेविएशन को भी हम क्लास इंटरवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? हर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम डेविएशन निकालेंगे कैसे? हम जो भी आपका मीन होगा उस मीन को क्लास के मिड पॉइंट से माइनस करेंगे तो आपका डेविएशन निकलेगा, और उस डेविएशन को फिर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एफ डी निकलेगा। एफ डी का हम सम निकाल लेंगे, यानी समेशन एफ डी, और उसको हम डिवाइड कर देंगे समेशन एफ से, तो आपका मीन डेविएशन निकलेगा। लेकिन हम इसको भी यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आता है तो मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में लंबे सवाल कभी भी नहीं पूछे जाते। लंबे सवाल अगर पूछे जाते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछे जाते हैं, जिसको हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा सा कठिन है, तो वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तो मेन डीमेरिट क्या है? हाँ बेटा बताओ, बोलो। सर ये 6 = 5 कैसे आ रहा है? कहां पर 6 = 5 नहीं है, ये पूरा एक्सप्रेशन सर ये ऊपर 30/6 यानी 30 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, 30 को अगर तुम 6 से डिवाइड करो तो क्या ओके आएगा, है ना? 6 = 5 नहीं है ये, ठीक है? इसे मुझे ब्रैकेट शायद लगा देना चाहिए, तब तुम्हें समझ में। ऐसे ही है जैसे ये चीज है वही है, ठीक। द मेन डीमेरिट ऑफ मीन डेविएशन इज डज नॉट कंसिडर अलजेब्रिक सिंबल, यानी अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा आंसर सही कैसे होगा? ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि मैथमेटिकली ये चीज पॉसिबल नहीं, गलत है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम इस्तेमाल भले ही कर लेते हैं जल्दीबाजी के लिए, लेकिन फिर भी ये गलत है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप में से कोई बता सकता है कि हम क्या करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? यानी हम सिंबल भी ले लें और हमको जो है वो आंसर भी ठीक मिल जाए, जीरो ना मिले आंसर। कोई बता सकता है क्या करें हम? आप सब लोगों को अलजेब्रा में ये पता है कि अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर कर दें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन बोला ये? स्वाति कनौजिया? स्वाति। हाँ स्वाति, बहुत अच्छी बात इसने बताई कि अगर आप स्क्वायर कर लीजिए, यानी अलजेब्रा में किसी भी इंटीजर को, यानी आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर को या पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं खुद से, तो आंसर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और फिर हम जब वो आंसर आ जाए तो उसको वापस अंडर रूट कर लें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी उसमें हम सिंबल भी इस्तेमाल कर रहे होंगे और हमको जीरो आंसर भी नहीं मिलेगा। यही काम हम करते हैं जो हम अगली वैल्यू निकालते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जब हम निकालते हैं तो हम यही काम को करते हैं। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्पर्शन के बारे में। ये आज लेक्चर हम यहीं पर इसको खत्म करेंगे। आज हम लोगों ने डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा और इस डिस्पर्शन के हमने 5 डिफरेंट मेथड जान लिए कि ये होते हैं, जिसमें से 3 मेथड्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया। 2 मेथड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे और जब वो भी डिस्कस हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर भी हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे, जिसको आप सब लोगों को करना है। बाकी जिस भी बच्चे को कोई परेशानी है वो पर्सनली भी व्हाट्सएप पे भेज सकता है और अदरवाइज हम लोग क्लास में एक बार एक डिस्कशन का भी टर्न रख लेंगे जबकि हम लोग डिस्कस करें। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले। हाँ जो Q1 की वैल्यू आपने फॉर्मूला बताया, इसमें x का कोई मतलब वैल्यू नहीं रखते हैं बेटा, ये x नहीं है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब वो क्योंकि ये हमने वाला मैथमेटिकल सिंबल वाले से उठा के टाइप किया है तो वो x ऐसे ही बन रहा था, वो सीधा वाला x नहीं बन रहा था। दिस इज नॉट x, दिस इज मल्टीप्लिकेशन का साइन। ओके, कोई भी बच्चा से कंफ्यूज ना हो, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। This is not x, this is the sign of multiplication. Correct? और किसी को कुछ पूछना है? तो I think this is it. Thank you all. फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।